हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो आज हम हमारा न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। उसका नाम है हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स। तो कैसे जो ट्रेडर्स थे वो रूलर बनते चले गए इंडिया में। तो आज अब हम उस चैप्टर में ये देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल ओवर द इंडियंस। ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए, उन्होंने किस तरीके से जो अपना ट्रेडिंग का बिजनेस है वो यहाँ पे जमाया और कैसे उन लोगों ने रूल करना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 1 में जो है हमने वो देखी थी। मैं आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपना बिजनेस यहाँ पे एक्सपांड किया, ट्रेडिंग करना उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने जो प्रॉफिट था वो अर्न करना स्टार्ट किया ट्रेडिंग के थ्रू। तो ये जो था हमने फर्स्ट चैप्टर में अब तक देखा था। तो अब हम उसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे। बाय द मिड ऑफ 18th century द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजॉन। तो 18th सेंचुरी के बीच में उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी पकड़ जो थी वो बनानी स्टार्ट करी। धीरे धीरे उन्होंने इतनी ज़्यादा पकड़ बनानी स्टार्ट करी थी कि उन्होंने अपना जो शासन था वो चलाना शुरू कर दिया था। डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड। क्या आप जानते हैं ब्रिटिशर्स इंडिया क्यों आए थे? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए। इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? परमिशन ली ट्रेडिंग करने के लिए। तो हमने देखा था कि बंगाल में उन्होंने अपनी ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस थी वो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट करी थी। उन्होंने परमिशन ली और धीरे धीरे ट्रेडिंग करना जो है वो शुरू किया। देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया। तो उन्होंने जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो वो इंडिया के रूलर कैसे बन गए, कैसे उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल अराउजेस मैनी सच क्वेश्चंस। तो जो इनकी हिस्ट्री है ब्रिटिशर्स की, उन्होंने ट्रेडिंग से रूल करना स्टार्ट किया तो इस वजह से काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो बाहर निकल के आते हैं कि जब वो ट्रेडिंग करने आए थे तो उन्होंने यहाँ पे रूल करना कैसे स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे शासन अपना कैसे चलाने लग गए। तो इस वजह से तो काफ़ी क्वेश्चंस है वो लोगों के माइंड में आने स्टार्ट हो गए थे। टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दे इंक्रीज देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया विद द यूज़ ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स। तो उन्हें अपनी कंट्री के लिए, जो उनकी कंट्री थी, उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, उनकी जो इकोनॉमिक थी, इकोनॉमिक वेल्थ थी, उन्हें जो बढ़ानी थी, उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ करना था। तो उन लोगों ने क्या किया? पॉलिटिकल तरीके से इंडिया में जो था वो अपना पकड़ बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत सारे तरीके आजमाए, तौर तरीके आजमाए, जो चालाकी थी उन्होंने वो आजमाई और उन्होंने जो ब्रिटिश पे धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल पकड़ बनानी स्टार्ट करी। यहाँ पे जो उन्होंने शासन जो था वो चलाना शुरू कर दिया। तो अब हम देखते हैं वेल्सलीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। व्हेन वेल्सली केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। जब वो यहाँ पे आए थे एज अ गवर्नर जनरल तो तब क्या हुआ था? जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था वो टेक प्लेस हुआ था। मीन्स कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मीन्स झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ये सब चीज़ें होनी स्टार्ट हुई थी। किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया। ये जानना जरूरी था कि फ्रांस जो है वो पावरफुल बनता जा रहा है इंडिया में। सो एज टू एक्सपांड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेल्सली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लान। तो उन्होंने ये सबसे पहले देखा कि जो फ्रांस की पकड़ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश रूल को एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक न्यू प्लान इंट्रोड्यूस किया, विच वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस। और उसका नाम क्या था? उसे किस नाम से जाना जाता था? सब्सिडरी अलायंस के नाम से उसे जाना जाता था। एज पर द स्कीम, एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी। मीन्स जो स्कीम थी उसके मुताबिक क्या था? प्रिंसली स्टेट मीन्स अ नेटिव स्टेट, आसपास के जो स्टेट है वो, उन्हें ब्रिटिश की आर्मी को मेंटेन करके रखना था और ब्रिटिश का एक रिप्रेजेंटेटिव को रखना था अपने रॉयल कोर्ट में। तो जो भी स्टेट थे नेटिव स्टेट, उनके लिए ये एक रूल था कि अगर वो ये स्कीम, ये प्लान अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, तो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं इस प्लान को, तो उन्हें
ब्रिटिश की आर्मी है वो रखनी होगी, और एक ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनके रॉयल कोर्ट में रखना होगा। दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। इसी तरीके से जो ब्रिटिश क्या करते थे, अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे बिना किसी खर्चे के, बिना किसी एक्सपेंस के। उनका कोई एक्सपेंस नहीं होता था, कोई खर्चा नहीं होता था, क्योंकि वो ऐसी शर्तें लागू रखते थे, शर्तें ऐसी लगाते थे जिसकी वजह से जो नेटिव स्टेट है, जो प्रिंसली स्टेट है, उन्हें उनकी आर्मी को रखना पड़ता था। तो इसकी वजह से उनका कोई मेंटेन नहीं होता था, कोई मेंटेनेंस खर्चा नहीं होता था, कोई एक्सपेंसेस नहीं होता था, क्योंकि वो जो नेटिव स्टेट्स थे उन्हें ही सारा कुछ करना पड़ता था। However, the princely state were not allowed to utilize the army at their own will. Means जो princely state थे उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो अपनी खुद की आर्मी बना सके, क्योंकि ब्रिटिश की जो आर्मी थी उन्हें वही रखनी होती थी, इसलिए वो अपनी खुद की आर्मी नहीं बना सकते थे। दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन बिगिनिंग। पहले बहुत लोगों को ऐसा लगा कि हाँ ये सही है, एंड देन नेक्स्ट मेड देम फील एनस्लेव्ड एंड थ्रेटेंड। मीन्स उन्हें गुलामी करके रखना, उनके धमकियाँ देना, उन्हें फिर ऐसा फील होने लगा कि हम गुलामी कर रहे हैं, हमें धमकियाँ दी जा रही है। सब्सिडरी अलायंस एक्टेड लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। जो सब्सिडरी अलायंस था वो धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन में कन्वर्ट होता चला गया। किसके लिए? जो नेटिव स्टेट्स थे इंडिया के, उसके लिए। द इंडियन स्टेट्स दैट बिकेम द विक्टिम्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो जो इंडियन स्टेट थे वो इसके शिकार हुए थे सब्सिडरी अलायंस के। वो कौन कौन से थे? हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवास ऑफ पुणे एंड सिंचदास ऑफ ग्वालियर। तो ये सारे जो स्टेट्स थे वो उसके शिकार बने। किसके? सब्सिडरी अलायंस के। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेल्सली सब्सिडरी अलायंस। तो सबसे पहला शिकार कौन बना था? निज़ाम। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो सबसे पहले शिकार बने थे। किसके? सब्सिडरी अलायंस का जो उन्होंने रूल निकाला था उसके। देन इट वॉज मैसूर एंड अयोध्या। उसके बाद हैदराबाद के बाद किसका नंबर था? मैसूर एंड अयोध्या का। तंजौर एंड कर्नाटका मेट विद द सेम फेट। मीन्स तंजौर एंड कर्नाटका ये दो स्टेट भी ऐसे थे जो उसके बाद उसी चीज़ का शिकार हुए। द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। तो ब्रिटिश ने क्या किया? मराठास को अपनी तरफ लड़वाया, अपने साथ लड़वाया। एंड कॉन्सिक्वेंटली मेड देम एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। और किसी भी तरीके से उन्हें सब्सिडरी अलायंस जो था वो एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया गया। Owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept this alliance. तो निज़ाम जो थे वो सबसे पहले थे इस अलायंस को एक्सेप्ट करने वाले। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज टू डू सो। जो टीपू सुल्तान थे मैसूर के, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। जो सब्सिडरी अलायंस था उसे एक्सेप्ट करने से मना किया। बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन 4th एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बाद क्या हुआ था? जो ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी, उनकी जीत हुई थी 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, मैसूर वॉज फोर्स्ड टू बिकम अ सब्सिडरी स्टेट। मैसूर को भी ज़बरदस्ती ये जो एक स्कीम थी उन्होंने लॉन्च की थी उसका शिकार होना पड़ा था मजबूरन। मराठा चीफ फॉट अमॉन्ग्स देमसेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस। तो जो मराठा चीफ थे उन्हें भी लड़ना पड़ा था। किसके डेथ के बाद? नाना फडणवीस की डेथ के बाद। वन बाय वन ऑल द मराठा स्टेट्स बिकेम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो धीरे धीरे जो मराठा स्टेट्स थे वो सारे धीरे धीरे इसके शिकार बनते चले गए, जो ब्रिटिश ने रूल बनाया था उसके। द अदर स्टेट्स नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फरुखाबाद ऑल्सो सफर द सेम फेट। तो ये सारे स्टेट थे, इन लोगों ने भी सेम जो सिचुएशन थी वो फेस की। उन्हें भी यही चीज़ का सामना करना पड़ा, उन्हें भी इस चीज़ का गुलामी करनी पड़ी, वो भी इस चीज़ के शिकार होते चले गए। जो सब्सिडरी अलायंस का इन्होंने रूल बनाया था उसका शिकार होना पड़ा। इन दिस वे विथ अ स्पान ऑफ 7 years वेल्सली एक्सपांडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया। इसी तरीके से 7 साल के स्पैन में, 7 साल के टाइम में वेल्सली ने जो अपना रूल है वो एक्सपांड करना स्टार्ट किया और अपनी जो पकड़ है वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली। तो काफ़ी सालों तक, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने
काफ़ी सालों तक इंडिया पे जो है वो राज किया है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं इस इमेज में कि जो लॉर्ड वेल्सली है उनकी इमेज है, और एक जो उनकी बैटल हुई थी उसकी इमेज है, बैटल फॉट बाय वेल्सलीज। तो जैसा कि आप ये 2 इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस तरीके से उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग था, जो उनका रूल था, वो एक्सपांड किया। आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडरी अलायंस ट्रेटीज विथ मैसूर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा चिफ्टियंस, द ब्रिटिश मूव्ड टूवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया था, जब हैदराबाद, मैसूर, मराठास ये सारे उन्होंने जब एक्वायर कर लिए, उन्होंने अपना जो यहाँ पे शासन शुरू कर दिया, उन्होंने यहाँ पे अपनी पकड़ बना ली, तो वो किस तरफ मूव ऑन होते चले गए, नॉर्दर्न पार्ट की तरफ। मीन्स नॉर्दर्न पार्ट जो था वहाँ उन्होंने अपनी पकड़ बनाने के लिए वो वहाँ की तरफ चले गए। दे एंटर्ड इनटू अ टेरिटरी ऑफ फ्रेंडशिप विद नेपाल। तो उन्होंने कहाँ पे अपनी पकड़ बनाई, नेपाल के पास गए वो, और वहाँ पे उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू की। सेंसिंग अ थ्रेट फ्रॉम इट, दे फॉट मैनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटियर्स। तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी जो बॉर्डर थी उनको बचाने के लिए। फ्रेंडली रिलेशन विद द सिख किंग महाराजा रंजीत सिंह हेल्प देम टू विन द बैटल विद द अफगान्स एंड एस्टैब्लिश देयर रूल इन सिंध। तो जो सिख किंग थे महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने मदद की काफ़ी सारी लड़ाइयों में। द ब्रिटिश हैड एन एम्बिशन टू कैप्चर द सिख किंगडम। तो जो ब्रिटिश थे उनका एम्बिशन क्या था, उनका एम क्या था, वो क्या चाहते थे कि जो सिख किंग है उनका जो शासन है, पूरा जो किंगडम है सिख किंगडम, उसे एक्वायर करना, उस पर पूरी पकड़ जमाना, उनका ये सबसे मेन एम था नॉर्थन साइड में जाने के बाद। बट दे कुड नॉट डू सो एज लॉन्ग एज महाराजा रंजीत सिंह वॉज अलाइव। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, जब तक वो जी रहे थे, तब तक ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से उनके साथ खाली एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहा ब्रिटिशर्स का, पर वो वहाँ पे अपनी जो पकड़ है वो नहीं जमा पाए। सो दे केप्ट फ्रेंडली रिलेशन विथ महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द टाइम। उस ज़माने में जो रंजीत सिंह थे वो बहुत ज़्यादा ही एक स्ट्रॉन्ग रूलर हुआ करते थे। ही हैड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी, किसकी मदद से, यूरोपियन ऑफिसर्स की मदद से, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज स्टेट। वो अपने स्टेट के लिए, अपनी स्टेट के बचाव के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी, किसकी मदद से, यूरोपियन ऑफिसर की मदद से। ही हैड अटेन्ड विक्ट्रीज ओवर मैनी नियर बाय स्टेट्स। उन्होंने बहुत सारी जीत हासिल की थी अलग अलग स्टेट्स पे, आजू बाजू उनके जो स्टेट्स थे उनके ऊपर। आफ्टर हिज डेथ पंजाब सफर्ड एनर्की। जो पंजाब था उनकी डेथ के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हुआ, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई, बहुत गड़बड़ होने लग गई, जो व्यवस्था थी वो पूरी बिगड़ने लग गई, क्योंकि जो रंजीत सिंह थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। उनकी डेथ के बाद पंजाब को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो फेस करनी पड़ी। गवर्नर जनरल सर हेनरी हैडिंग came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with the policy of interference and annexation। तो गवर्नर जनरल जो थे वो इंडिया में आए, और उन्होंने जो उनकी डेथ हुई थी रंजीत सिंह की, जो रंजीत सिंह थे, उनकी डेथ के बाद उन्होंने सिख किंगडम पे अपना पूरी तरीके से पकड़ बना ली। किसने, ब्रिटिश रूलर ने अच्छी तरीके से पकड़ बना ली, और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ उन्होंने बना ली थी, क्योंकि जो रंजीत सिंह थे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक। तो इस वीडियो को वापस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब तक हमने जो टॉपिक कवर किए इस वीडियो में वो देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।